हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों के लिए लोक प्रशासन में पारिस्थितिकी उपागम का अध्ययन करेंगे। लोक प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन के दृष्टिकोणों में पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण उपागम है, जिसके अंतर्गत प्रशासन और पर्यावरण पर एक दूसरे का प्रभाव जो पड़ता है उसका अध्ययन किया जाता है। लोक प्रशासन में 1950 के बाद में पर्यावरण और प्रशासन के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाने लगा। फ्रेडरिक्स 1961 में द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक में पर्यावरण और प्रशासन के बीच क्रिया प्रतिक्रिया का तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन करने के लिए बल दिया गया। यह उपागम लोक प्रशासन के अंतर्गत जीव विज्ञान के पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण पर से लिया गया है, अर्थात जीव विज्ञान में जो पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण होता है उस पर आधारित है, जिसके अनुसार जीव जंतु और वनस्पति अपने बाह्य वातावरण से प्रभावित होती है और बाह्य वातावरण के अनुरूप अपने आप को ढालने का प्रयास करती है। उसी प्रकार से प्रशासन भी अपने बाह्य वातावरण से प्रभावित होता है और अपने आप को उसके अनुरूप ढालने का प्रयास करता है। प्रशासनिक व्यवस्थाओं का संचालन मानव के द्वारा होता है और मानव अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक और देश के संवैधानिक पर्यावरण से भी प्रभावित होता है। इसलिए किसी भी देश की प्रशासनिक व्यवस्था को समझने के लिए उस देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और संवैधानिक पर्यावरण को समझना आवश्यक है और ये पारिस्थितिकी उपागम के अंतर्गत तुलनात्मक अध्ययन में इसे समझने पर बल दिया गया है। लोक प्रशासन में पारिस्थितिकी उपागम का शुभारंभ या शुरुआत सबसे पहले जे.एम. घोष ने की। उसके बाद रॉबर्ट हॉल, रॉस्को मार्टिन तथा प्रोफेसर रिक्स ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सबसे पहले जे.एम. घोष ने क्या योगदान दिया, क्या इसकी परिभाषा दी है कि जे.एम. घोष कहते हैं कि सरकारी कार्यों पर जनता, स्थान, भौतिक सुविधाओं, मूल्यों, परंपराओं तथा व्यक्तित्व जैसे महत्वपूर्ण तत्वों का प्रभाव पड़ता है। अतः लोक प्रशासन के अध्ययन में पारिस्थितिकी के अध्ययन को शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रशासन और पर्यावरण आपस में क्रिया प्रतिक्रिया करते रहते हैं। तो जॉन एम घोष ने पारिस्थितिकी के अध्ययन पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक संगठन अपने आप में स्वतंत्र कार्य नहीं करता है, बल्कि वह अपने आसपास के सामाजिक संगठनों से भी प्रभावित होता है और पारिस्थितिकी उपागम में मूल विचार यही होता है कि सरकारी नौकरशाही को समाज की मूलभूत संस्थाओं में से एक माना जाता है। यदि नौकरशाही और संगठन को समझना चाहते हैं हम, तो उसका अध्ययन अन्य सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतर संबंधों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। संपूर्ण लोक प्रशासन देश के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, संवैधानिक तत्वों से प्रभावित होता है और स्वयं भी उनको प्रभावित करता है। इसलिए पारिस्थितिकी अध्ययन आवश्यक है।
लोक प्रशासन में केवल संगठन की आंतरिक संरचना, कार्य प्रक्रिया और व्यवस्था को जानना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि संगठन आज किस माहौल में काम कर रहा है यह जानना सर्वाधिक उपयोगी है। और यह तभी संभव है जब अध्ययन पारिस्थितिकी हो। रॉबर्ट डाल क्या कहते हैं, एक स्थान पर लोक प्रशासन के अध्ययन में यदि कुछ निष्कर्ष प्राप्त होते हैं तो दूसरे स्थान पर स्थित प्रशासनिक संस्थाओं पर परीक्षण करके कुछ सिद्धांतों को ही विकसित किया जा सकता है। पूरे निष्कर्षों सिद्धांतों को विकसित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? कि प्रत्येक स्थान, उसकी परिस्थितियां एक समान नहीं होती है। इसलिए लोक प्रशासन में प्रशासनिक सिद्धांतों का यदि भले ही प्रकार से परीक्षण करना है तो इसके लिए सामान्य नियम बनाने होंगे। इसके लिए विधियां, प्रक्रिया, इनका ज्ञान होना आवश्यक होता है। इसलिए ऐसा करने के लिए प्रशासन के ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संदर्भों का विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है। और ये तभी संभव है जब लोक प्रशासन का अध्ययन पारिस्थितिकी हो। प्रोफेसर रिक्स ने विकासशील देशों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करने के लिए इन देशों के समाजों की प्रशासनिक व्यवस्था की पारिस्थितिकी को स्पष्ट करने का प्रयास किया और इसके लिए उन्होंने समपार्श्वीय मॉडल की रचना की। रिक्स कहते हैं कि जिन समाजों में आदिम कालीन और आधुनिक दोनों प्रकार के विशेषताएं पाई जाती है, वहां अध्ययन की प्रवृत्ति जो चल रही है वह प्रणाली उपयोगी नहीं है, क्योंकि मानव और प्रशासन की अपनी विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था होती है। इसके लिए विकास प्रशासन के संदर्भ में रिक्स ने संकर सांस्कृतिक अध्ययनों को अति महत्वपूर्ण माना। और रिक्स की मान्यता है कि देश के लोक प्रशासन की प्रकृति को जानने के लिए वहाँ के सामाजिक वातावरण का अवलोकन करना अनिवार्य है। इसलिए अध्ययन तुलनात्मक है, जो प्रयोगाश्रित विधि, विज्ञानात्मक विधि और पारिस्थितिकी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रोफेसर रिक्स ने भी लोक प्रशासन के पारिस्थितिकी अध्ययन पर बल दिया है और सबसे पहले 1961 में उन्होंने अपनी पुस्तक द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने का प्रयास किया था। और इस पारिस्थितिकी अध्ययन पर सर्वाधिक बल देने और लोक प्रशासन को समझने पर बल देने के कारण ही रिक्स को तुलनात्मक लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है। अब पारिस्थितिकी उपागम की विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहली विशेषता हम कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी उपागम में जब तुलनात्मक अध्ययन होता है तो पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया हमको देखने को मिलती है। कैसे कि प्रशासनिक व्यवस्था और बाह्य वातावरण दोनों एक दूसरे के साथ में क्रिया प्रतिक्रिया करते रहते हैं, अर्थात प्रशासन और पर्यावरण दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। ऐसा पारिस्थितिकी उपागम में होता है। ये इसकी पहली विशेषता है। दूसरा है कि महत्वपूर्ण कारकों का प्रभाव, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और संवैधानिक पर्यावरण है उसका प्रशासन पर प्रभाव पड़ता है। तीसरी विशेषता है पारिस्थितिकी अध्ययन। लोक प्रशासन का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए सार्वभौमिक नियमों का प्रतिपादन करना होगा और वो तभी संभव है जब वो उसका अध्ययन पारिस्थितिकी हो। पारिस्थितिकी उपागम के अंतर्गत लोक प्रशासन को सामाजिक व्यवस्था का एक अंग माना है। क्यों माना है?
क्योंकि लोक प्रशासन भी शून्य में निवास नहीं करता है, समाज का एक अंग है। अतः लोक प्रशासन में भी सामाजिक मूल्यों की प्रधानता होती है, अर्थात समाज और लोक प्रशासन दोनों के अध्ययन का केंद्र मनुष्य है और मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज का अंग है। इसलिए सामाजिक व्यवस्था के अंग के रूप में लोक प्रशासन का अध्ययन किया जाता है। बाह्य वातावरण का प्रशासन पर प्रभाव पड़ता है। मूल्यों परंपराओं से भी प्रशासन प्रभावित होता है। तो पारिस्थितिकी उपागम में ऐसा माना गया है कि संगठन की आंतरिक प्रशासनिक कार्य संस्कृति यानी प्रशासनिक व्यवहार, जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, प्रशासन में काम करने वाले व्यक्ति है, उसकी संस्कृति उस देश और उस देश के समाज के मूल्यों और परंपराओं से निश्चित रूप से प्रभावित होती है, जिससे उसकी कार्य प्रणाली भी प्रभावित होती है। प्रत्येक देश की कुछ अपनी अपनी आवश्यकताएं होती है, परंपराएं होती है और समाजों की आधुनिक, परंपरागत और संक्रमणकालीन जो भी अवस्थाएं हैं, वे आज अधिकांश समाजों में एक समान रूप से देखने को मिलती है। इसलिए लोक प्रशासन के अंतर्गत भी इनका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि समाज की जो आवश्यकताएं हैं उनके अनुरूप प्रशासन कार्य करता है। प्रशासनिक संगठन, प्रशासनिक व्यवस्थाएं सभी बाह्य तत्वों से प्रभावित होती है और पर्यावरण से प्रभावित होती हैं, अर्थात ये जो बाह्य तत्व और बाह्य पर्यावरण है वो प्रशासन को भी प्रभावित करता है। ये पारिस्थितिकी उपागम की विशेषताएं हैं। पारिस्थितिकी उपागम की कुछ सीमाएं भी हैं, आलोचनाएं भी हैं कि इसमें बाह्य वातावरण पर प्रशासन के प्रभाव और प्रशासन पर बाह्य वातावरण के प्रभाव का अध्ययन करने पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया है। ये इसकी सबसे बड़ी कमी है। हम तुलनात्मक अध्ययन करते समय दूसरे देशों की प्रशासनिक व्यवस्था को पारिस्थितिकी उपागम में समझना अनिवार्य व आवश्यक माना है, जो एक बहुत ही जटिल कार्य है। जैसे भारत में जाति की अवधारणा है, बहुत ही जटिल अवधारणा, इसको समझना बहुत आसान कार्य नहीं है। तीसरी कमी है कि प्रशासनिक व्यवहार को समझना आसान नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति, अधिकारी जो भी प्रशासन में काम कर रहे हैं, उनकी स्वभाव है, कार्य प्रकृति है, वो हमेशा बदलती रहती है, जिसको समझना एक जटिल कार्य है। अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आज हमारी समाज की व्यवस्थाएं दिन प्रतिदिन बदलती जा रही हैं। बहुत से ऐसे कारक आ गए हैं जिनसे दिन प्रतिदिन प्रशासन और उसमें काम करने वाले व्यक्तियों की कार्य प्रक्रिया बदलती रहती है। जैसे आप देख रहे हैं कि अभी कोरोना काल चल रहा है, तो सभी कार्य आज मीटिंग हो या अध्ययन का कार्य हो, ऑनलाइन होने लग गए हैं। लाइव क्लासेस प्रारंभ हो गई है और इससे पहले ऑफलाइन होता था। तो ये प्रशासनिक अधिकारियों में उनकी कार्य प्रकृति के बदलाव का संकेत होता है। विश्व के सभी देशों में, यहाँ तक कि भारत के अंतर्गत भी हम देख सकते हैं कि कुछ मेल चलने के बाद में व्यक्ति की भाषा और पानी बदल जाता है। तो भाषा इतनी जटिल है कि भाषा में विविधता जो पाई जाती है उसको समझना भी आसान नहीं है। इसलिए सामाजिक व्यवस्था को और प्रशासनिक संस्कृति का विश्लेषण करना एक कठिन कार्य है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी उपागम में कई प्रकार की कमियां और सीमाएं हमें देखने को मिलती है। इसके बावजूद भी तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए इसकी महत्ता को कम आंका नहीं जा सकता। क्यों कि तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से कोई भी देश हो, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था पर निश्चित रूप से प्रभाव आपको देखने को पड़ता है।
मिलता है, चाहे सामाजिक प्रभाव हो, चाहे आर्थिक प्रभाव हो, चाहे संवैधानिक प्रभाव हो, तो इनको समझना आवश्यक होता है। उसके बाद अगला उपागम आता है विकास उपागम या विकास प्रशासन का उपागम या विकासात्मक उपागम भी कहा जाता है। लोक प्रशासन के अध्ययन में इस उपागम के अंतर्गत हम जब भी तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन में विकास कार्यों, गतिविधियों, कार्यक्रमों और विकास की नीतियां हैं, उनकी क्रियाओं का विश्लेषण किया जाता है। उसके साथ साथ प्रशासन के अंतर्गत प्रशासनिक संरचना में, उनकी कार्य संस्कृति में जो भी परिवर्तन होते हैं उनको भी समझा जाता है। अब ये अवधारणा कैसे विकसित हुई? दूसरे विश्व युद्ध के बाद जैसे ही नव स्वतंत्रता प्राप्त राष्ट्रों ने अपने विकास पर सबसे ज़्यादा बल दिया, तो जिसके लिए सरकारों को लोक कल्याण के अनेक योजनाएं, कार्यक्रम बनाए जाने लगे, उनका संचालन किया जाने लगा। तो उस समय ये अवधारणा विकसित हुई है। इसके प्रतिपादित करने का श्रेय एडवर्ड विडनर को है। विकास प्रशासन शब्द को देखें तो विकास प्रशासन शब्द का प्रयोग 1955 में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के प्रोफेसर यूएल गोस्वामी द्वारा किया गया था, लेकिन इसको विकसित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय एडवर्ड विडनर को है। उन्होंने 1962 में विकास प्रशासन की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। इसके बाद रिक्स है, पोलम्बारा है और वाटसन है, उन्होंने विकास प्रशासन उपागम के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विकास प्रशासन उपागम के अंतर्गत विकास कार्यों को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है। एडवर्ड विडनर ने विकास प्रशासन को परिवर्तनोन्मुखी और लक्ष्योन्मुखी प्रशासन की संज्ञा दी है। जहां परंपरागत प्रशासन में स्थायित्व अर्थात परिवर्तन का विरोध किया जाता था, वहीं इस विकास प्रशासन में बदलाव व परिवर्तन पर सर्वाधिक बल दिया गया है। लोक प्रशासन के अंतर्गत विकास प्रशासन के 4 महत्वपूर्ण अंग या व्यवस्थाएं देखने को मिलती है, जिसमें बल दिया जाता है। वह है राजनीतिक विकास, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक विकास और सामाजिक विकास। जो विकास प्रशासन एक ऐसी प्रक्रिया है, कोई भी संगठन हो उसके द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किया जाता है उसको प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया जाता है। इसके अंतर्गत इसके संदर्भ में या इस उपागम में 2 प्रकार की अवधारणाएं चलती हैं। एक तो प्रशासन, विकास प्रशासन और एक प्रशासनिक विकास। विकास प्रशासन यानी विकास का प्रशासन, ऐसा प्रशासन जिसमें प्रशासनिक क्रियाओं, प्रयासों का जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिवर्तन लाने में भूमिका निभाई जाती है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि विकास का प्रशासन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार की विकास से संबंधित जो भी कार्य होते हैं उनका इसमें अध्ययन किया जाता है। प्रशासनिक विकास यानी प्रशासन के अंदर उसकी कार्यशैली, उसकी संरचना में परिवर्तन जो लाए जाते हैं वो प्रशासनिक विकास के अंतर्गत आते हैं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसा प्रोफेसर रिक्स ने कहा था कि विकास प्रशासन और प्रशासनिक विकास में वही संबंध है जो मुर्गी और उसके अंडे में होता है। यानी इस उपागम में दोनों के अध्ययनों पर बल दिया गया है। अब विकास प्रशासन उपागम के अंतर्गत 4P का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया गया है, जिसमें 4 P हैं। P के 4 मीनिंग या अर्थ निकाले जाते हैं। P से प्लानिंग, और प्लानिंग का मतलब होता है योजना। P का प्रोजेक्ट, परियोजना। P का पॉलिसी, नीति। P का प्रोग्राम, कार्यक्रम। अब विकास प्रशासन 2 शब्दों से मिलकर बना है, जैसा हम जानते हैं, विकास और प्रशासन।
तो विकास शब्द का अर्थ होता है आगे बढ़ना, उन्नति करना या प्रगति करना, और प्रशासन का अर्थ होता है कार्यों या प्रबंध की व्यवस्था करना, अर्थात विकास कार्यों को संपन्न करने से संबंधित होता है। तो इस प्रकार से विकास प्रशासन का शाब्दिक अर्थ क्या निकला कि देश के विकास के लिए, चाहे वो सामाजिक विकास हो, चाहे आर्थिक विकास हो, चाहे राजनीतिक विकास हो, उसके लिए कार्यों की प्रबंधन व्यवस्था से है। लोक प्रशासन में हमेशा विकास प्रशासन को एक गतिशील प्रक्रिया माना गया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में। एडवर्ड विडनर ने इसको कार्योन्मुखी व लक्ष्योन्मुखी प्रशासनिक व्यवस्था की संज्ञा दी है। यानी ऐसी प्रक्रिया है जो एक संगठन में गतिशील राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लक्ष्यों को मार्गदर्शित करती है और जिन लक्ष्यों को किसी न किसी प्रकार से अधिकृत ढंग से निर्मित किया गया है। यानी जो भी समाज प्रशासन के लक्ष्य हैं उनको अधिकृत ढंग से नियोजित किया गया है, बनाया गया है, उनको मार्गदर्शित करने का कार्य विकास प्रशासन करता है, ऐसा एडवर्ड विडनर मानते हैं। रिक्स क्या कहते हैं इसके संबंध में? रिक्स कहते हैं कि विकास कार्यों के प्रशासन बड़े संगठन, सरकार की कार्य प्रणाली और विकास लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए जो नीतियां और योजनाएं हैं उनको क्रियान्वित करने से संबंधित है। अब हम देखते हैं विकास प्रशासन की विशेषताएं। विकास प्रशासन परिवर्तन उन्मुखी प्रशासन है, यानी निरंतर गतिशीलता को बढ़ावा देता है। विकास कार्यों के लिए स्वयं को उत्तरोत्तर विकास के लिए बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार ढालने का प्रयास करता है और इसका प्रमुख उद्देश्य है सभी पक्षों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिवर्तन लाना या विकास को अग्रसर करना। लक्ष्योन्मुखी विकास प्रशासन का लक्ष्य निर्धारित है, क्या है? विकास। चाहे समाज के विकास हो, चाहे किसी संगठन के विकास से संबंधित जो लक्ष्य है, हमेशा उसको प्राप्त करने के लिए विकास प्रशासन तत्पर रहता है। ग्राहक उन्मुखी प्रशासन, जैसा हम जानते हैं कि विकास प्रशासन का केंद्र मानव अर्थात मनुष्य होता है। विकास प्रशासन हमेशा मानव उत्थान या उसके कल्याण के लिए कार्य करता है। मनुष्य या नागरिकों की समस्त जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए योजनाएं बना करके हमेशा उन योजनाओं के क्रियान्वयन में, निर्माण में धन, सामग्री, तकनीकी सहायता उपलब्ध करा करके उन्हें दूर करने का प्रयास करता रहता है। विकास प्रशासन की प्रकृति विकासात्मक प्रकृति होती है। चाहे किसी भी प्रकार के विकास की बात हो, चाहे पिछड़े वर्गों के विकास की बात हो, चाहे दलित लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास के उत्थान की बात हो, विकास प्रशासन हमेशा उनके लिए नए नए सुधार करता है, नई नई योजनाएं, तकनीकियां अपना करके उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहता है। परिणामोन्मुखी विकास प्रशासन एक निश्चित दिशा में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयासरत होता है, जिसका लक्ष्य निर्धारित करके कई प्रकार की समय समय पर योजनाएं बना करके लागू की जाती है। उन योजनाओं के क्रियान्वयन का मूल्यांकन और दिशा निर्देश समय समय पर प्रशासन के द्वारा दिए जाते हैं कि जिससे निश्चित समय अवधि में लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। आर्थिक विकासोन्मुखी, जैसा पता है कि विकास प्रशासन विकास से संबंधित है, चाहे सामाजिक विकास हो, चाहे आर्थिक विकास हो। तो आर्थिक विकासोन्मुखी जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाएं, योजनाएं बनाना, नीतियां बनाना, कार्यक्रमों का निर्माण करना और उनका सफल क्रियान्वयन करके देश का आर्थिक विकास करना होता है, जिसके लिए प्रशासन आवश्यक सूचनाएं, आंकड़े, तथ्य, सामग्रियां आदि उपलब्ध कराता है और आर्थिक नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों, क्रियाओं, विकास कार्यों का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करता है। प्रशासनिक कुशलता विकास प्रशासन के एक निश्चित समयावधि और निश्चित लक्ष्य होता है जिसको प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। प्रजातांत्रिक स्वरूप है जिसके अंतर्गत जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कार्य किया जाता है। प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। मानवाधिकारों, समाज के मूल्यों, सम्मान, संरक्षण आदि का ध्यान रखते हुए कार्य किया जाता है।
विकास प्रशासन की कमियां क्या हैं? विकास प्रशासन में विकसित और विकासशील दोनों देशों में सबसे बड़ी कमी है कि अंतर करने का प्रयास किया गया है। दूसरा ये देखा गया है कि एक ही समय में विभिन्न स्थानों पर विकास एक समान नहीं हो सकता, इसलिए इसको समझना एक कठिन कार्य है। अर्थात विकास प्रशासन को विभिन्न स्थानों, समयों एवं संदर्भों में एक समान नहीं माना जा सकता। इसमें मानवीय तत्व की अवहेलना की है, उसका विश्लेषण नहीं किया गया है, केवल भौतिक तत्वों का आकलन करने का प्रयास ही किया गया है। इसमें विकास प्रशासन और गैर विकास प्रशासन में अंतर करने का प्रयास किया है, जो एक कठिन कार्य होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विकास प्रशासन उपागम तुलनात्मक अध्ययनों को सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी पक्षों की विकास और प्रशासनिक परिवर्तन के साथ समझने में सहायक होता है, उपयोगी है, और इससे प्रशासनिक सुधार और परिवर्तनों के द्वारा विकास कार्यों, नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों का शीघ्र, सुनियोजित एवं व्यवस्थित क्रियान्वयन करने में बहुत ही सहायता मिलती है। धन्यवाद।